नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास का तीसरा क्लास है जो कि क्लास 6 पे आधारित है और SCERT पर। आज क्लास 6 के पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया जाएगा। कल से क्लास 7 के इतिहास को शुरू किया जाएगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि 273 ईसा पूर्व अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना तथा उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अपने शासन के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और आज उस क्षेत्र को ओडिशा के नाम से या ओडिशा में वह स्थित है। अगला है आपका कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे उच्च अधिकारी अमात्य होता था। आगे की आय का मतलब बेसिक तौर पे मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत जो था वो कर था, और जो कि भूमि के उपज से लिया जाता था, और भूमि के उपज का ये 6वां या चौथा भाग लिया जाता था। धम्म संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृतिक रूप जो होता है वह धर्म है। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाए जाने का पता चलता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख से पता चला? तो भाब्रू अभिलेख से। आगे की जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिलते हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण है। अगला है कि अशोक के अधिकांश भारत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिसप नामक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा जो कि ब्राह्मी लिपि में था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सारनाथ के स्तंभ के सिर पर 4 सिंह बनाए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत जब गणतंत्र बना तो इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस राष्ट्रीय चिन्ह में एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड है तथा उसके मध्य में 24 तिल्लियों से युक्त चक्र है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये सारे के सारे बिहार में हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे कि बिहार के चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ है। बिहार के रामपुरवा में अशोक स्तंभ का हिस्सा मिला है और इसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। आगे की बिहार के चंपारण जिले के मठिया नामक ग्राम से लौरिया नंदगढ़ स्तंभ मिलता है। अब यहाँ पे इससे संभावित प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था। अगला है कि किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश ने। और अगला है कि अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? तो अमात्य हुआ करता था। अगला है किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो कलिंग का युद्ध है। अगला है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। आगे की मौर्य साम्राज्य का पतन 185 मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वह 185 ईसा पूर्व हो गया और इसका अंतिम जो शासक था वह बृहदत्त था। और बृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसने शुंग वंश की स्थापना करी। तो यहाँ पे कि मौर्य वंश का जो पतन होता है 185 ईसा पूर्व हो जाता है। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में सिंचाई के लिए घाटी यंत्र, जिसको हम लोग रेहट के नाम से भी जानते हैं, का वर्णन है। हालांकि सिंचाई हेतु नहर, तालाब और कृत्रिम झीलों का भी उपयोग किया जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। यह गुजरात में स्थित है। एक भयंकर तूफान से यह झील क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी जानकारी रुद्रदामन नामक जो शासक है उसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और इसी अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई और पुनः गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। अगला है कि मध्य एशिया से होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन के रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से को जोड़ता था और यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार इसी मार्ग से होता था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग रखा गया था। अगला है कि दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल जो है वह संगम काल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 3 राजवंशों के शासनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, चोल, पांड्य और चेर, जो कि बेसिक तौर पर संगमकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगला है आपका कि संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से। इन्हें कवियों द्वारा लिखे गए साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास, उद्भव और विकास के बारे में हमें पता चलता है। पुहार नामक एक स्थान है जो कि संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह हुआ करता था।
चांदी या सोने के सिक्के पर जिन पर राजकीय चिन्ह आहत मतलब चोट करके बनाए जाते थे, ठीक है, तो उन्हें हम आहत सिक्के कहते थे। कुषाण शासकों के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं। इसे पता चलता है कि कुषाण शासक जो थे वह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। आगे कि ग्राम का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और यह पद वंशानुगत होता है, अर्थात इसका कोई चुनाव नहीं होता था। मतलब कि प्रधान के बेटे का बेटा ही मतलब बेटा क्या बनेगा, अगला गांव का सरपंच बनेगा। अगला है छोटे स्तर के किसान जिनकी अपनी भूमि होती थी, मतलब कि जो बेसिक तौर पे स्वतंत्र होते थे, उन्हें हम गृहपति कहते थे। अगला है कि दक्षिण भारत में बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था तथा छोटे किसानों को उड़ावर कहा जाता था, और मजदूर वर्ग को कड़ेसियात और दास वर्ग को आदि मई कहा जाता था। अगला है कि मौर्योत्तर काल में कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात थे। बेसिक तौर पे यहाँ से हीरो का व्यापार हुआ करता था। मगध में जो है कि वृक्ष के रेशों से बने वस्तुओं के लिए, और जो बंगाल है वह मलमल के रेशे से बने वस्तुओं के लिए बेसिक तौर पे प्रसिद्ध था। तो मगध क्या था कि वृक्ष के रेशों से बने वस्तु, और बंगाल जो था वह मलमल के रेशों से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी और दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अगला है व्यापारियों और शिल्पकार से संगठित संघ को श्रेणी कहा जाता था। मुजरिस, अरिकमेड़ू, पुहार, तोंडी जो है वह संगम काल के प्रमुख तटवर्ती नगर थे, जहाँ से कि बेसिक तौर पे क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। अब इससे संभावित प्रश्न है कि आपका है कि छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो गृहपति कहा जाता था। अगला है कि संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, तो बेसिक तौर पे संगमकालीन जो संपन्न किसान थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था। अगला है कि सुदर्शन झील का निर्माण के सबसे पहले किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा है, नहीं है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी संगमकालीन जो है वह व्यापारिक नगर नहीं है। आगे कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, और इसी को मार के वह अगला अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। आगे की सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलित पन्ना में मिनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद की इसकी जानकारी मिलती है, और इसकी जो राजधानी थी साकल वर्तमान समय में सियालकोट था, जो कि उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आगे की यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, जिनका एक महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाण के साथ उसके संघर्ष की जानकारी मिलती है। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिया आदि शामिल थे। आगे कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान समय का पेशावर, लेकर आया था। कनिष्क के राज दरबार में कुछ विद्वान रहते जैसे अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र और नागार्जुन। मौर्योत्तर काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना होती तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास हुआ। और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बढ़ गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास रखते थे, और महायान मत को मानने वाले बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत करते थे, और इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उद्देश्य के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म के भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। इसी काल में कुछ विशिष्ट शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। शुंग शैली के बारे में देखें तो इस कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची दीवारें बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं और बौद्ध चिन्हों, नाथ एवं अप्सराओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। बारहुत और सांची का स्तूप इसका प्रमुख उदाहरण है। गांधार शैली की बात करें तो मतलब गांधार शैली जो था यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित हैं। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर, पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता था। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जानते थे। अगला है मथुरा शैली। तो कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने की स्पष्ट सोच भारतीय है, और इससे यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। बेसिक तौर पे भारतीय कला का लक्षण दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था।
मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिलती है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि के इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध शुद्ध लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। अगला है आपका अमरावती शैली। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती के गुंटूर जिले में बुद्ध की कई मूर्तियां मिली। यहाँ से प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता है कि इसकी संगमरमर की पट्टियों का जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया गया है, और यह कला विदेश प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त रहा। मतलब कि बेसिक तौर पे यहाँ पर भारतीय कला ही देखने को मिलती है। आगे की इसी तरह वर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद, जैसे कि आपने पता है कि एक हीनयान हो गया और एक महायान हो गया। आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म का थेरवाद जो स्वरूप है उसका विकास कहाँ पर हुआ, तो म्यांमार या पूर्व का वर्मा कह सकते हैं। आगे की गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी जो विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो प्रसिद्ध जो यूनानी शासक था वह मिनांड था। और अगला है कि आपका कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो थी वह पेशावर थी। और अगला है आपका शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र था। अब आगे है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे और समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा, गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक रहे। आपको पता है कि इन्हीं समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इनके बारे में जानकारी जो होती है वह राजकवि थे हरिसेन द्वारा लिखी गई एक प्रशस्ति से मिलती है। और इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। और एरण अभिलेख कहाँ पे मिला था, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे कुछ गुप्त वंश के शासक हैं जिनका कालक्रम अनुसार यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे कि श्रीगुप्त जो कि 240 से 280 तक रहे। उसके बाद घटोत्कच आए जो कि 280 से 319 तक रहे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक रहा। उसके बाद समुद्रगुप्त जो कि 335 से 375 तक रहे। उसके बाद रामगुप्त, इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शकों के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को दान दे दिया था और जिसका प्रभाव चंद्रगुप्त पर पड़ा और चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी थी। तो इसलिए इनका 375 से 375 तक ही रहता है। उसके बाद चंद्रगुप्त हैं जो कि 350, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यही है, विक्रमादित्य के नाम से जाने गए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक। और उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं जो कि 415 से 455, यही वो कुमारगुप्त हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और अगले हैं आपके स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईस्वी तक। आपको पता है ये वही स्कंदगुप्त हैं जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण से बचाया था, हुड़ों को पराजित किया था। और गाजीपुर के भीतरी में वहाँ पे इनका अभिलेख मिलता है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और यह प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, प्रयाग में मिला था, इसलिए इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 345 ईस्वी तक, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर योगीपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह शासक बना। अब यहाँ पे है कि इनका मूल तौर से जो आपका चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वह शक आक्रमणकारियों से, ठीक है, बेसिक तौर पे अपने साम्राज्य की रक्षा करी थी। अब यहाँ पे कि चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त यहाँ पे देवी श्रीगुप्त नामक एक पुस्तक भी इनके ऊपर लिखी गई थी और इसी का पूरा वर्णन वहाँ पे किया गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। यहाँ पे कि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न हुआ तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सत्ता सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि जो शकपति थे वह ध्रुव देवी की सुंदरता से काफ़ी आकर्षित थे और जिसके कारण, ठीक है, उन्होंने ध्रुव देवी को ही शकों को सौंप दिया। और जिसके कारण जो चंद्रगुप्त था वो काफ़ी गुस्से में आया और चंद्रगुप्त क्या किया कि ध्रुव देवी का स्वरूप बनाया और शकाधिपति का जाकर हत्या कर देता है। और उसके बाद फिर आता है और वह अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद वह अपनी भाभी जो कि ध्रुव देवी थी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, उनसे शादी करके, ठीक है, अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसी की जानकारी हमें देवी श्री गुप्तम नामक एक महाकाव्य उसमें मिलता है। आगे आपका कि दिल्ली के मेहरौली जो आपने सुना होगा लौह स्तंभ, तो दिल्ली में स्थित जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह चंद्र नामक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की। और यहाँ पर आगे कि इसने पश्चिम में शक क्षत्रप रुद्र सिन्हा तृतीय को 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को जीता। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसने साथ साथ उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाई। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो विक्रमादित्य की। साथ ही साथ फायान नामक एक चीनी यात्री तक किसके शासनकाल में आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फायान आता है।
आगे के चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की या नालंदा महाविहार की स्थापना होती है। स्कंदगुप्त, जिसके बारे में मैंने बताया कि गाजीपुर के भीतरी में, ठीक है, हुड़ों से आक्रमण पे जब जीतते हैं तो वहाँ पे एक अभिलेख मिलता है, तो वह स्कंदगुप्त का ही, इसी गुप्त के शासक रहते हैं। अगला एक, हुड़ों का साम्राज्य पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हुड़ शासक जिसने भारत की ओर किया उसका नाम था तोरमान था। और चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र जो था जिसका नाम था मिहिरकुल, बौद्ध धर्म के प्रति बड़ा ही घृणा रखता था और इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और कई बौद्ध विहारों को इसने नष्ट भी करवाया था। आगे के गुप्त काल में आमदनी का मुख्य स्रोत जो लगान था वो लगान था और यह उपज का तीसरा भाग लेते थे, मतलब 1/3 भाग ये लोग लगान के तौर पर उपज का लेते थे। इनके शासनकाल में साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश कही जाती थी तथा दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के पदाधिकारी ऊपरी कहलाते थे तथा उससे नीचे की इकाई जिला थी जिसके पदाधिकारी विषयपति कहलाते थे और जब जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी ग्राम। आगे कि यहाँ पे कुछ क्षेत्रों के नाम हैं, जैसे कि अधिकारियों और क्षेत्रों के नाम हैं, तो यहाँ पे कुमारात्य जो थे वह प्रदेश के गवर्नर कहलाते थे और महासंधि विग्रह जो थे वह युद्ध और शांति के मंत्री कहलाते थे। महादंडनायक कौन थे? वह मुख्य न्यायाधीश थे और गांव का जो प्रधान हुआ करता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। अगला है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 4 शक्तियों का उदय हुआ। पहला कि मगध के गुप्त, और यहाँ पे जो पुनः गुप्त वंश का शासन हुआ मगध में, तो वहाँ पे ये जो हम मूल गुप्त वंश पढ़ते हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। अगला है कि कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर में पुष्पभूति, और इसका पुष्पभूति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इस पुष्पभूति से बेसिक तौर पे कौन है? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन का नाम आता है। और यहाँ पे वल्लभी के मैत्रक। आगे पढ़ते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद पुष्पभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक जो था प्रभाकर वर्धन था और इनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन, जिनके बारे में आपने जानते होंगे कि इन्होंने ही बेसिक तौर पे जो कुंभ और महाकुंभ का मेला लगता है इन्हीं के बारे में आता है। तो हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण हुआ था 606 ईस्वी में हुआ था और इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज को इन्होंने बनाया। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया। मतलब किसे? हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित कर दिया। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, जिनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? हर्षचरित्र है, मधुबन है, बांसखेड़ा है और संजान है, जो कि ताम्रपत्र पर लिखे गए थे। और वेनसांग के यात्रा का वर्णन भी इन्हीं बाणभट्ट की रचनाओं से भी मिलता है। आगे कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति, आप सभी लोग 4 बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 5वीं बौद्ध संगति आपसे पूछेगा तो कहाँ पर हुआ था? तो कन्नौज में किसने कराया था? हर्षवर्धन ने। और कब कराया था? 683 ईस्वी में। और वेनसांग, आपने पता है वेनसांग, ठीक है, जो कि एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो वेनसांग इसका अध्यक्ष था। आगे कि वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन के साम्राज्य का भ्रमण किया था। आगे कि गुप्त साम्राज्य के बाद वातापी में चालुक्य और कांची में पल्लव वंश का उद्भव हुआ। वातापी के चालुक्य का प्रथम प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय था, पुलकेशन प्रथम था। और यहाँ पर अगर पुलकेशन द्वितीय की बात करें, अगर पूछे कि वातापी के सबसे प्रतापी पहला शासक कौन था, तो पुलकेशन प्रथम। अब यहाँ पे पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था, जो कि 611 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। और पुलकेशन द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वह हर्षवर्धन के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई और जिसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई, जहाँ की जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था आपको। आगे की पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया तथा पुलकेशन द्वितीय युद्ध में ही मारा गया। आगे की पुलकेशन द्वितीय के बारे में उनके जो दरबारी कवि थे रविकृत द्वारा रचित एहोल अभिलेख। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एहोल अभिलेख किसके द्वारा? तो रविकृति के द्वारा रचा गया और जो कि किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशन द्वितीय के। तो इसके बारे में मिलता है। और साथ ही साथ हर्षवर्धन पर विजय के बारे में जानकारी किससे मिलती है? एहोल अभिलेख से, कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। इसके बारे में भी जानकारी एहोल अभिलेख से ही मिलती है। पल्लव का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन था, जिसका शासन 600 से 630 ईस्वी तक था और इसी ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। पुलकेशन द्वितीय को पराजित करने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा, अब यहाँ पे है कि नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। पल्लव को द्रविड़ शैली का संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ से पूछा जाए कि द्रविड़ शैली का संस्थापक कौन है? तो पल्लव, ठीक है। पल्लवों को द्रविड़ शैली का संस्थापक माना जाता है। और साथ ही साथ इनकी वास्तुकला में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे कि कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। आगे कि इनके शासनकाल में मंदिरों का निर्माण 4 शैलियों में किया जाता था। पहला था रस शैली,
रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं और अन्य शैलियों में तटवर्ती मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण है, जो आज स्थापत्य कला का असाधारण नमूना है। अब यहाँ पे एक जिक्र आता है कि काष्ठ कला, तो बेसिक तौर पे हमने अभी तक देखा था कि ज़्यादातर जो मंदिर बनते थे और महल बनते थे वह पत्थरों के बनते थे, जहाँ पे मंदिर और महल लकड़ियों के बनते हैं उसे हम काष्ठ कला। तो बेसिक तौर पे वास्तुकला में विविध रूप में लकड़ियों का प्रयोग जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, काष्ठ कला कहते हैं। द्रविड़ शैली के बारे में कि द्रविड़ शैली में मंदिर दक्षिण भारत मुख्यतः कृष्णा नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें मंदिरों का आधार जो होता है वह आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर होता है। आपने वर्तमान समय में इस प्रकार की मूर्तियां देखी होंगी कि यहाँ पर गर्भगृह जहाँ पे मंदिर रखा जाता है और शिखर जस्ट इसके ऊपर होता है। अन्य खंड मतलब और अन्य की बात करें तो शिखर गर्भगृह के ऊपर एक ही खंड में नहीं, कई सारे खंडों में इस प्रकार से करके कई सारे खंडों में बना रहता है। ऊपर के प्रत्येक खंड क्रमशः अपने के नीचे खंड से क्या होता है, छोटा होता जाता है और ऊपरी भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं जो आगे चलकर मंदिर के साथ साथ एक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा, गोपुरम किसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार, मंडप किसे कहा जाता है, जहाँ पे ये पूरा आपका मंडप हो गया और इसके चारों ओर घूमने को हम क्या कह देते हैं, गलियारा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें द्रविड़ शैली में हमें देखने को मिलती है। आगे आपका कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उनका नाम था शीलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो बेसिक तौर पे यह राजगीर के निकट स्थित है, जिसका मुख्य स्थल बड़गांव और बेगमपुर में। और इस्सी नामक एक और चीनी यात्री था जो बेसिक तौर पे नालंदा में 10 वर्ष तक बिताए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को बंगाल विजय के दौरान बख्तियार खिलजी, जो कि बेसिक तौर पे 1197 से निकला था और 1230 ईस्वी के आसपास तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ठीक है काफ़ी क्षति पहुँचाई। अब इसे संभावित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है, तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वह हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, तो यहाँ पे पुष्पभूति वंश का हर्षवर्धन राजा था। मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। आगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था, तो सवाल पूछकर और जांच परीक्षा द्वारा, मतलब जैसे कि वर्तमान समय में आप किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम मतलब एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उस प्रकार से होता था। और अगला है कि एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है, तो एहोल अभिलेख की अगर बात करें तो पुलकेशन द्वितीय के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने ठीक है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। आगे आपका कि 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का जो समय था वो उसमें उसी समय में रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना की गई और साथ ही साथ उनको अंतिम रूप दिया गया। और इसीलिए बेसिक तौर पे 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी तक के समय को हम महाकाव्य काल कहते हैं। कुमार संभवम में शंकर भगवान और पार्वती जी के प्रेम का वर्णन है। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और उनका बड़ा ही रोचक और सजीव वर्णन इसमें किया गया है। और कुमार संभवम किसका है, कालिदास का। तो यहाँ पे कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। अगला है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक जो है वह शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है, जिसे कालिदास ने लिखा है। अगला है मृच्छकटिकम में समाज के सभी वर्गों राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का चित्रण किया गया है। और इसका नायक एक दरिद्र ब्राह्मण है जो कि जिसका नाम सारस्वत चारुदत्त है और नायिका वसंत सेना है जो कि गायिका और एक वेश्या है। तो इसके मतलब मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है और साथ ही साथ देवी चंद्रगुप्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने अपने भाई रामगुप्त को मारा था और अपने भाई के पत्नी अर्थात अपनी भाई ध्रुव देवी भाभी से उसने शादी की थी जिनका नाम ध्रुव देवी था। उनके बारे में बेसिक तौर पे जिक्र कहाँ से मिलता है, तो देवी चंद्र गुप्तम से। आगे की हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन भी एक बेसिक तौर पे राजा थे और उन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा था। तो वो कौन से, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आगे की चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक अमर सिंह थे जिन्होंने अमरकोश लिखा था और साथ ही साथ एक वात्स्यायन थे जिन्होंने कामसूत्र की रचना करी थी। इसी समय तमिल भाषा में की गई कुछ रचनाएं, जैसे कि इलांगो नामक एक कवि थे जिन्होंने शिल्पादिकारम लिखा था और इसमें एक व्यापारी का जिक्र है जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर एक वेश्या से प्रेम करता है। और एक मणि मेखलाई तमिल भाषा की पुस्तक है जिसे सतनार द्वारा लिखा गया है। आगे के उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है और यह गुप्त काल में निर्मित किया गया वैष्णव धर्म से संबंधित है। मतलब इसमें विष्णु भगवान का
मूर्ति है। और आगे की उदयगिरी की गुफा का मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन के द्वारा बनवाया गया था। अजंता की गुफाओं में 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम में बेसिक तौर पे प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी आदि आदि का चित्रण है। और दूसरे में क्या होता है कि बुद्ध और बोधिसत्व का चित्रण है। और तीसरे में जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे कि आर्यभट्ट ने शून्य संख्या का सबसे पहले प्रयोग किया था और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमता है और इसका छाया जब चंद्रमा पर पड़ता है तब ग्रहण लगता है। और इनकी रचना जो थी उनका नाम था आर्यभट्टी। इनकी कर्म भूमि बेसिक तौर पे बिहार, पटना के समीप तारेगाना, जो कि वर्तमान में मसौड़ी नामक स्थान थी। आयुर्वेद में विद्वान चिकित्सक धन्वंतरी जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और नागार्जुन जो थे वह रसायन शास्त्र के काफ़ी जानकार थे। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से प्राप्त हुए बुद्ध की 7.5 फीट की मूर्ति धातु विज्ञान का उत्तम नमूना माना जाता है और इसका वजन लगभग 1 टन का है। संभावित प्रश्न देखने हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की थी, वह क्या है? एक नाटक है। आगे की मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है। आगे की दशा अवतार मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है। आगे है कि इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना की गई? तो ऋग्वेद की। और आगे है कि इनमें से तमिल साहित्य कौन सा है? तो शिल्पाधिकारम जो है तमिल साहित्य है। अब यहाँ पे है कि कुछ लास्ट में दिया गया है कि बिहार के लोग जो हैं बिहार के बारे में कुछ इतिहासों के बारे में जानकारी दी। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है काशी प्रसाद जायसवाल का, जिनका 1882 में जन्म हुआ था। 1937 में इनकी मृत्यु होगी। तो काशी प्रसाद जायसवाल जो बेसिक तौर पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं, परंतु इनकी कर्म भूमि जो रही वह पटना थी। इनके विचारों, लेखों एवं पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी। जायसवाल साहब पूरा लिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे। जायसवाल साहब बिहार एंड ओडिशा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रहे और पटना संग्रहालय में इनके पटना संग्रहालय के स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संग्रहालय भवन में मुगल राजपूत कला का सुंदर मतलब कि जो बेसिक तौर पे सुंदर चीज़ें हैं वहाँ पर रखी गई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। 1924 में इनकी पुस्तक आई हिंदू क्वालिटी और इस पुस्तक के बाद इतिहास को पढ़ने और देखने का लोगों का नज़रिया बदल गया। और इनकी दूसरी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई और इसमें 1950 से लेकर 350 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। तो इनकी 2 पुस्तकें हिंदू क्वालिटी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर। तो इनके बात करें तो पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने के बाद इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। यह काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के भी सदस्य थे। बिहार में राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेज के प्रकाशन में अल्तेकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो आर दिवाकर, जो कि बिहार के राज्यपाल थे। और अगला है कि डॉक्टर योगेंद्र मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक जो है शोध एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली अल्तेकर को समर्पित है। अल्तेकर हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन्हें हड़बड़िया भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये पूरा क्लास 6 के इतिहास का निचोड़ रहा। अगला क्लास जो रहेगा वह क्लास 7 का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।